मॉर्निंग सभी साथियों को। नमस्कार। चलिए साथियों, क्लास को प्रारंभ करते हैं और आप लोगों को बता दूं कि आज से गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग मुकेश, करमजीत, अंकित, देशराज सिंह, दर्शन सिंह, सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं कि अपनी क्लास का जो समय रहेगा, ये क्लास का समय थोड़ा सा मॉर्निंग में रहेगा। ठीक है, रोजाना अब अपन जो क्लास रखेंगे वो अपन मॉर्निंग में रखेंगे और मॉर्निंग का जो शेड्यूल अपना रहेगा वो 7 बजे का रहेगा। कितने बजे का? 7 बजे का। थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को मुझे देखने में थोड़ी दिक्कत हो, मैटर आपको प्रॉपर दिखेगा। मुझे देखने में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, उसका मेन रीजन ये है कि थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, इसके कारण से अपने को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हल्का सा। ओके, चलिए तो अब हम चर्चा शुरू करते हैं आज के बिंदु पर। कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज के बिंदु पर हम चर्चा शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो अपना कल से आगे फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है, फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन की हम बात कर रहे थे और फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में लास्ट क्लास में हमने जो चर्चा की थी, आखिरी क्लास में अपन ने जो चर्चा की थी दोस्तों, वो चर्चा अपन ने की थी स्प्रिंकलर के प्रकार। और कौन से प्रकार? बल्ब के रंग के बल्ब के रंग के आधार पर, बल्ब के रंग के आधार पर। तो जो बल्ब होता है स्प्रिंकलर में, एक बार कमेंट्स करके बता दो कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना। मेरे अलावा मैं थोड़ा स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा हूं, आज थोड़ी देर में दिख जाऊंगा। बाकी चीजें बताओ। मुख्य बात होती है ये मैटर यहां पे लिखा हुआ और आवाज, ये मुख्य है। ठीक है, वॉल्यूम कम आ रही है, ठीक है, ओके। अब बताइए वॉल्यूम का, मेरे हिसाब से अब वॉल्यूम सही हो गई होगी। फिर भी मैं थोड़ा और चेक कर देता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम कम है तो थोड़ा और इंक्रीज इसको अपन कर देते हैं। लीजिए दोस्तों, अब बता दीजिएगा अब वॉल्यूम ठीक है। चलिए तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हम बात कर रहे थे स्प्रिंकलर के प्रकारों की। और स्प्रिंकलर के जो प्रकार है वो बल्ब के रंग के आधार पर अपन ने देखे थे। ओके अंकित। दोस्तों हमने यहां पर पहले देखा था स्प्रिंकलर के भाग देखे थे। क्या देखे थे? स्प्रिंकलर के भाग, जिसमें एक डिफ्लेक्टर था, ग्लास बल्ब था, एक सील और कैप थी। तो कल हमने जो चर्चा की थी वो अलग अलग रंग के जो अपने स्प्रिंकलर हैं उनके विषय में अपन ने चर्चा की थी। और अलग अलग रंग के स्प्रिंकलर किस आधार पर, तो स्प्रिंकलर में जो बल्ब लगा होता है, स्प्रिंकलर में जो बल्ब ट्यूब लगी होती है, जो ग्लास बल्ब लगा होता है, उसके कलर के आधार पर। तो एक तो अपन ने देखा था ऑरेंज, जिसका कलर कैसा हो? ऑरेंज हो। और ऑरेंज वाले जो स्प्रिंकलर है इनका वर्किंग टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रश्न जरूर उठाएगा वर्किंग टेम्परेचर में से। तो इनका वर्किंग जो टेम्परेचर है किसका? ऑरेंज ग्लास बल्ब का वर्किंग टेम्परेचर आपसे पूछे कि इसका वर्किंग टेम्परेचर कितना है, कितने टेम्परेचर पर यह कार्य करता है। तो दोस्तों ये कार्य करता है 57 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो ये टेम्परेचर है 57, कितना है? 57। अगर यही बात आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछे, किस में पूछे? डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पूछ ले तो 135 फ़ारेनहाइट पर, कितने? 135 फ़ारेनहाइट पर ये कार्य करते हैं। ये नोट जरूर कर लेना, ठीक है, या फिर उसमें से पढ़ लेना, या कल जहां लिखाया था वहां लिखाया हुआ है, कोई चीज एक्स्ट्रा है तो ये वहां पर और नोट कर लेना। तो ऑरेंज ग्लास बल्ब, जिनके ग्लास बल्ब का कलर ऑरेंज होता है, वो स्प्रिंकलर कितने टेम्परेचर पर कार्य करते हैं? तो दोस्तों ये स्प्रिंकलर जो कार्य करते हैं वो कार्य करते हैं सेंटीग्रेड में तो कितना? 57। सेंटीग्रेड में तो कितना? 57 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और फ़ारेनहाइट पर कितने में कार्य करते हैं? ये फ़ारेनहाइट में कार्य करते हैं 135 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा अपन ने देखा था वो था रेड ग्लास बल्ब, यानी कि लाल रंग का। जिसका ग्लास बल्ब लाल रंग का हो उसके लिए डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की बात करेंगे। तो डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, वर्किंग टेम्परेचर की बात करें, तो वर्किंग टेम्परेचर में डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम चर्चा करें कि ऐसे स्प्रिंकलर जिनके
ग्लास बल्ब या ग्लास ट्यूब जो है इसका कलर कैसा हो, लाल रंग का हो, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्य करता है, तो वो 68 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कार्य करता है। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 155 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कितने पर कार्य करता है, 155 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कार्य करता है। ये बात है अपन ने देखी, नोट कर लीजिए। कल शायद मैंने सेंटीग्रेड ही आपको बताया था, फ़ारेनहाइट वाला नहीं बताया था, तो फ़ारेनहाइट भी साथ के साथ नोट कर लीजिएगा। ये देखिए इसमें स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है, तो ये वाला जो भाग है ये है रेड ग्लास बल्ब ट्यूब, बल्ब ट्यूब है ये, या ग्लास ट्यूब है, और इसमें रेड कलर इसका है, तो जो द्रव पदार्थ पर है रेड कलर हो रहा है यहाँ पे। अगला देखिए, तीसरा जो है दोस्तों वो है येलो ग्लास बल्ब। अगर येलो ग्लास बल्ब पूछे आपसे, क्या पूछे, येलो, तो इसका डिग्री सेंटीग्रेड वर्किंग टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर, तो वर्किंग टेम्परेचर की बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड में इसका वर्किंग टेम्परेचर कितना होगा, तो येलो ग्लास बल्ब का डिग्री सेंटीग्रेड में 79, कितना है 79 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में 174, कितना है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है 174। तो वर्किंग प्रेशर येलो ग्लास बल्ब, पीले रंग की जो ग्लास ट्यूब होती है उस स्प्रिंकलर का वर्किंग प्रेशर सेंटीग्रेड में 79 और दोस्तों फ़ारेनहाइट में 174। हरे रंग की बात करें, मूंगे रंग की बात करें, मूंगा रंग या हरा रंग की बात करें, ठीक है, मूंगा रंग या हरा रंग की बात करें दोस्तों, देखो मूंगा रंग या हरे रंग की बात करें, क्योंकि मैंने क्रम से शायद इसी क्रम में लिखाया होगा, और आप वैसे चाहें तो क्रम वो भी रख सकते हैं, अपने को तो इससे कोई इतना इफेक्ट भी नहीं आने वाला, ठीक है, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड्स पे जो है वो प्रॉपर इनके नंबरिंग है, तो मैं वापस चेंज ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ब्लू ग्लास बल्ब की बात करें, जिसके ग्लास बल्ब का कलर कैसा है, ब्लू है, नीला है, तो इनका वर्किंग टेम्परेचर हम देखें, क्या देखें, वर्किंग टेम्परेचर देखें दोस्तों इनका, तो इनका जो वर्किंग टेम्परेचर है ये वर्किंग टेम्परेचर सेंटीग्रेड में हम बात करें, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर अपन बात करें नीले के लिए दोस्तों, तो 141, कितना है 141 डिग्री सेंटीग्रेड है। और फ़ारेनहाइट में हम बात करें तो वर्किंग टेम्परेचर जो है वो ब्लू ग्लास बल्ब का वर्किंग टेम्परेचर कितना है नीले का, 286 फ़ारेनहाइट, कितना है 286, 286, 286 फ़ारेनहाइट है, क्लियर, 286 फ़ारेनहाइट है। चलिए आगे बात करते हैं, ग्रीन में बैठते हैं, बिल्कुल सही आपने लिखा है प्रवीण, 93 है, लेकिन फ़ारेनहाइट में भी पूछ लेता है तो उसकी भी हम बात करेंगे। मूंगा या ग्रीन, मूंगा या ग्रीन की बात करें तो इसके अंदर देखिए वर्किंग टेम्परेचर की बात करें तो वर्किंग टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में किसके लिए, हरे रंग के लिए, जिसकी बल्ब ट्यूब ग्लास ट्यूब जो है वो कैसी है, हरे रंग की है, उसके लिए अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें दोस्तों तो 93 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है 93 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि हम बात करें फ़ारेनहाइट की तो इनका वर्किंग टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 200, कितना है 200 फ़ारेनहाइट पर ये वर्क करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये फ़ारेनहाइट में 200 फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर जो है उसको ये सहन कर लेते हैं, और डिग्री सेंटीग्रेड में बोलें तो ये 93 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उतने टेम्परेचर को ये सहन कर लेते हैं, उससे ऊपर टेम्परेचर होते ही क्या होने लग जाता है, ये वर्किंग प्रोसेस में आ जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ भाई राम राम। चलिए अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट, और ये है ब्लैक ग्लास बल्ब, काला, कैसा है दोस्तों, ब्लैक ग्लास बल्ब। तो ऐसे स्प्रिंकलर जिनके ग्लास का वर्क, जिनकी जो बल्ब ट्यूब है इसका रंग कैसा हो, काला, इसका रंग कैसा हो, काला हो, तो इसके लिए यदि हम वर्किंग टेम्परेचर की बात करें, इसके लिए हम वर्किंग टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए वर्किंग टेम्परेचर क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे काले के लिए तो 260 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 200 और 60, तो वर्किंग टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 260 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसके लिए, काली ग्लास बल्ब वाली स्प्रिंकलर के लिए, वही स्प्रिंकलर जिसके बल्ब ट्यूब का कलर काला है उसके लिए वर्किंग टेम्परेचर 260 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है।
दर्शन कह रहा है सर आज तक मैंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया, बट आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा जो मैंने कोर्स परचेज किया। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन। ठीक है, स्वागत आपका, अभिनंदन। और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, हर रोज कोशिश करता हूं कि मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैटर दूं। आज थोड़ा सा मेरी शक्ल आपको थोड़ी कम दिख रही होगी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के कारण, जो आज रेक्टिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो कल से ऐसी कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं, बाकी क्लास में कोई समस्या नहीं आएगी, रेगुलर चल रही है। थोड़ा सा लाइटिंग का इफेक्ट कम है, जो आज रेक्टिफाई हो जाएगा, दिन में इलेक्ट्रीशियन आएगा ठीक कर देगा, तो कल से आपको ये भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और बाकी मेरी शक्ल में क्या है मैटर में देखो। ठीक है, चलिए, तो डिग्री सेंटीग्रेड 260 है। अब यही बात अपने से वो पूछ ले कि ब्लैक ग्लास बल्ब स्प्रिंकलर जो है वो कितने फ़ारेनहाइट पर जो है वो वर्किंग करते हैं। तो फ़ारेनहाइट में वर्किंग टेम्परेचर देखें तो ये है 500। कितना है? ये है दोस्तों 500। तो ये बात आपने नोट कर ली क्या? कल मैंने कहा था कि मैं पूरी सारणी आपको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों की मिला के आपको अलग से वापस बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, हम बार बार एक बात कर रहे हैं, हम स्प्रिंकलर की बात करें। किसकी बात करें? हम स्प्रिंकलर की बात कर रहे हैं। और स्प्रिंकलर जो सिस्टम अपन अपनाते हैं, अगर आपको डायरेक्ट कोई कथन कूट का प्रश्न देके यही बात आपसे पूछ ले कि स्प्रिंकलर सिस्टम के को उपयोग करने के मुख्य उद्देश्य क्या है या क्या कारण है कि हम स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करते हैं, ऐसा करके अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उसका क्या जवाब होगा। इसलिए अब आप हेडिंग लगाइए। क्या बात है प्रवीण, धन्यवाद। ठीक है, हाँ मुकेश, बिल्कुल टाइम मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन आज से नहीं, मैं कल से टाइम बढ़ाऊंगा। ठीक है, आपकी क्लासें अभी 1 घंटे से काम नहीं चले गए, मुझे पता है, कम से कम 2 घंटे आपकी क्लासें रहेंगी। ठीक है, और 2 की जगह 2.5 हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हो सकता है कि कंटिन्यू एक बार में मैं, जैसे मान लो मॉर्निंग में 7 से 8 क्लास ले रहा हूँ, तो कंटिन्यू मान लो 2 घंटे नहीं ले पाऊँ, तो मैं 1 घंटे मॉर्निंग में और 1 घंटे इवनिंग में ऐसे करके और आप लोगों की क्लास करूँगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो है मैं कुछ प्रश्नोत्तरी भी सोच रहा हूँ आज शाम से लगातार प्रारंभ करने की, तो उनके लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि लगातार प्रश्नोत्तरी कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं, हेडिंग लगाएंगे अगला। ये तो कल जो मैंने आपको कलर कॉम्बिनेशन के आधार पर स्प्रिंग कलर्स के वर्किंग टेम्परेचर बताए थे, उनको अपन ने एक बार डायग्राम से देखा। अब हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों, वो हम बात करें अगले बिंदु की, स्प्रिंकलर सिस्टम का मुख्य उद्देश्य। तो हेडिंग लगाइए, स्प्रिंकलर सिस्टम का, स्प्रिंकलर सिस्टम का, स्प्रिंकलर सिस्टम का मुख्य उद्देश्य। स्प्रिंकलर सिस्टम का मुख्य उद्देश्य, इस बिंदु पर हम बात करते हैं। तो स्प्रिंकलर सिस्टम के मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य स्प्रिंकलर सिस्टम का है दोस्तों कि स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो आग को डिटेक्ट कर लेता है, आग की क्या कर लेता है, पहचान कर लेता है, आग का पता लगा लेता है। ठीक है, तो ये बात हम बार बार पहले भी कह रहे थे, सेल्फ डिटेक्टेड है। ये एक ऐसी ऑटोमेटिक डिवाइस है जो सेल्फ फायर डिटेक्टिव है। फायर डिटेक्टिव का मतलब ये आग को स्वयं क्या कर लेती है, खोज लेती है। तो पहला जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो यही है, लिखो, यह आग को खोज लेता है। क्या कर लेता है? आग को खोज लेता है या आग का पता लगाता है, आग का पता लगाता है। ये क्या करता है मित्रों? आग का पता लगाता है। एक उद्देश्य तो इसका ये हो गया। इसके अलावा स्प्रिंकलर सिस्टम आग लगने की चेतावनी देती है। तो दूसरा मुख्य उद्देश्य हम क्यों लगाते हैं इसको, तो लिखो, यह है आग लगने की, यह आग लगने की चेतावनी देता है, आग लगने की चेतावनी देता है। यह आग लगने की क्या करता है दोस्तों? चेतावनी देता है। और इसके अलावा हम बात करें, हाँ बुक भी अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। राजस्थान का एग्जाम दिया था उस टाइम भी मैंने आपकी क्लास ली थी सर। अच्छा, ओके ओके, धन्यवाद। चलिए, तो दूसरा उद्देश्य हो गया आग लगा, जो लगने की चेतावनी जो है वो हमें इससे मिल जाती है। आग पर आक्रमण करता है। आग पर क्या करते हैं? आक्रमण। आग पर आक्रमण,
आग पर आक्रमण करता है। तो आग पर आक्रमण करता है, ये भी हमारा उद्देश्य हो गया कि भाई आग पर आक्रमण करके उस पर काबू पा ले, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। और एक जो है दोस्तों, ये आग को फैलने से बचाता है, क्योंकि जैसे आग लगती है तो स्प्रिंकलर जब प्रारंभ हो जाता है तो पानी की बौछार जब स्टार्ट हो जाती है तो आग जो है वो आगे नहीं फैलती है, तो आग को स्प्रेड होने से रोकता है, आग को फैलने से, आग को फैलने से रोकता है, आग को फैलने से रोकता है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे स्प्रिंकलर सिस्टम के मुख्य उद्देश्य हैं कि हम क्यों स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाते हैं, उसके ये उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या हो गया स्प्रिंकलर सिस्टम को अपनाने का? आग का पता लगाता है। दूसरा हो गया ये आग लगने की चेतावनी देता है। तीसरा हो गया आग पर आक्रमण करता है। एक हो गया आग को फैलने से क्या करता है दोस्तों? रोकता है। ये चारों के चारों जो उद्देश्य हैं ये मुख्य हैं किसके? स्प्रिंकलर के। हाँ अंकित, वो काफी उम्रदराज थे, ठीक है, काफी उम्र थी, ऐसे कोई बात नहीं, बीमार नहीं, नेचुरल थे, कोई नहीं। देखो जीवन है, जीवन में जन्म मरण और परण ये चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं उसके लिए कार्य को लंबे समय तक छोड़ा जाए तो वो उचित नहीं होता, ठीक है। और फिर आप लोगों का भविष्य, समय कम, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। चलिए, तो स्प्रिंकलर सिस्टम के मुख्य उद्देश्य की बात हो गई, और अब हम बात करते हैं यहाँ पर, मैं आपको कुछ फैक्ट और बता देता हूँ, जो 3 प्रकार की बातें मैं यहाँ पर फैक्ट में लिखाऊंगा जो महत्वपूर्ण है। पहला फैक्ट लिखिए, फैक्ट पहला, ठीक है, पहला फैक्ट लिखो, वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम में पाइपों में, सिस्टम में पाइपों में सदैव पानी भरा रहता है, सदैव पानी भरा रहता है, सदैव पानी भरा रहता है, जिससे आग लगने पर, जिससे आग लगने पर, जिससे आग लगने पर स्प्रिंकलर, जिससे आग लगने पर स्प्रिंकलर का वाल्व खुलने से, वाल्व खुलते ही, वाल्व या सील खुलते ही, स्प्रिंकलर का वाल्व या सील खुलते ही पानी की सप्लाई, पानी की सप्लाई प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, पानी की सप्लाई प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। इसी में लिखिए नीचे डैश लगा के, वेट पाइप, वेट पाइप सिस्टम, सीधा लिख दो, वेट पाइप सिस्टम का उपयोग, वेट पाइप सिस्टम का उपयोग, वेट पाइप सिस्टम का उपयोग उन स्थानों पर करते हैं, उन स्थानों पर करते हैं जहां, उन स्थानों पर करते हैं जहां पाइप में, जहां पाइप में पानी जमे नहीं, अर्थात जहां का तापमान, अर्थात जहां का तापमान, अर्थात जहां का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ना हो, कम ना हो, ठीक है। ये हो गया, नोट कीजिए इसको। वीडियो रुक के चल रही है, अभी 1 ही मिनट में मैं चेक कर लेता हूं। यस, अब आप कमेंट्स करके बताइए, अब तो दिक्कत नहीं आ रही ना? मेरे हिसाब से अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, एमसीक्यूज भी कराऊंगा, उनके लिए मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, ठीक है, मैसेज आ जाएगा आपके पास, उसके लिए एमसीक्यूज के लिए आपको नोटिफाई करवा दिया जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों
वेट पाइप सिस्टम के बारे में कि वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम में पाइपों में सदैव पानी भरा रहता है, जिससे आग लगने पर स्प्रिंकलर का वाल्व खुलते ही क्या होने लग जाता है, तुरंत ही यहां पर पानी जो है वो उसकी सप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो उन स्थानों पर लगाएंगे जहां पानी के जमने का खतरा नहीं हो, यानी जहां का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं हो। हाँ, अब वीडियो रुक नहीं रहा होगा, आप आराम से चेक करके बताइए सही चल रहा होगा। कमेंट्स कर दीजिए एक बार, करमजीत जी कमेंट्स कीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 2 लिखो, ड्राई पाइप सिस्टम। ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम में पाइपों में पानी नहीं भरा होता है, पानी नहीं भरा होता है, पानी नहीं भरा होता है, जबकि पाइपों में हवा भरी होती है, हवा भरी होती है, हवा भरी होती है। जब आवश्यकता होती है, जब आवश्यकता होती है तो क्या होता है, जब आवश्यकता होती है तो पानी की आपूर्ति, आवश्यकता होती है तो पानी की आपूर्ति प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। लगातार इसलिए नहीं भरा रहता क्योंकि ड्राई पाइप सिस्टम जो है, ऐसे स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग उन स्थानों पर अपन करते हैं जहां पर टेम्परेचर कम होता है, जहां पर पाइपों में पानी के जमने का खतरा होता है। ठीक है, इसलिए लगातार भर के नहीं रखते हैं, आपूर्ति प्रारंभ हो जाती है। यह अधिक ठंड वाले स्थानों पर, अधिक ठंडे स्थानों पर, यह अधिक ठंडे स्थानों पर, अधिक ठंडे स्थानों पर अपनाया जाता है, अपनाया जाता है, क्योंकि यहां पर, क्योंकि यहां मतलब ठंडे स्थानों पर, क्योंकि ठंडे स्थानों पर, क्योंकि ठंडे स्थानों पर पाइप में या पाइपों में पानी के जमने का, पानी के जमने का खतरा होता है, पानी के जमने का खतरा होता है, और पानी उनमें जमा रहेगा और आग लगेगी, और स्प्रिंकलर का जब कैप खुलेगा तो पानी आगे चलेगा ही नहीं, क्योंकि पानी तो पाइपों में जमा हुआ है। इसलिए पहले हवा भरी होती है, जैसे आवश्यकता होती है तो पानी की उपलब्धता आती है तो हवा स्पीड से बाहर निकल जाती है और वहां पर पानी आ जाता है। ड्राई सिस्टम यूज करते हैं, बिल्कुल परवीन, राइट। सर सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट होगा? देखिए अंकित, सिलेबस मैंने आपको बताया था कि लगभग 40 दिन के अंदर अपन कंप्लीट करने की सोच रहे थे, जो अब समय बढ़ाएंगे, कल से आज से और भी एक्स्ट्रा समय अपन बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 2-2 घंटे, कम से कम 2.5-2.5 घंटे अपन क्लास करेंगे, तो अपना सही समय पर आपके एग्जाम से पहले आराम से बढ़िया तरीके से मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो फैक्ट है वो, तो इसमें आपसे पूछे कि ड्राई पाइप राइजर्स जो होते हैं उनमें पानी के स्थान पर क्या भरा होता है, तो पानी के स्थान पर इनमें हवा भरी होती है, वायु भरी होती है। ठीक है, तीसरा फैक्ट लिखेंगे। तीसरा जो फैक्ट है दोस्तों, ये है वैकल्पिक वेट या ड्राई पाइप सिस्टम। गर्मी में वेट पाइप सिस्टम कार्य करता है और उसी को बदलकर ड्राई पाइप सिस्टम कार्य करने लग जाता है, मतलब वैकल्पिक हो गया। ये क्या हो गया? वैकल्पिक। इसको छोड़ दो, इसमें कोई ऐसे प्रश्न बनता भी नहीं है वैकल्पिक वाले में। ठीक है, चलिए ये फैक्ट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु की ओर चलते हैं दोस्तों। और अगला बिंदु, ठीक है, अगला बिंदु हेडिंग लगाइए नंबर 3, फैक्ट नंबर 3। फैक्ट में तीसरी हेडिंग लगाएंगे। फैक्ट में, ओके, पहली क्लास आपकी, ठीक है, पहली क्लास है, आज थोड़ा दिख नहीं रहा है, थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, कोई नहीं, आज रिजॉल्व हो जाएगी, कल से दिक्कत नहीं आएगी। स्प्रिंकलर हेड की आपस में दूरी, तीसरा फैक्ट है दोस्तों, स्प्रिंकलर सिस्टम की दूरी के लिए। तो लिखो स्प्रिंकलर सिस्टम
स्प्रिंकलर सिस्टम की स्प्रिंकलर सिस्टम की आपस में दूरी, स्प्रिंकलर सिस्टम की आपस में दूरी। तो जो स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए जाते हैं उनकी आपस में दूरी क्या है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट में लिखा रहा हूं तीसरे फैक्ट में, तो लिखो सामान्य तौर पर एक हेड 100 वर्ग फीट तक का क्षेत्र कवर करता है। एक जो हेड है, एक जो स्प्रिंकलर हेड है, ये एक स्प्रिंकलर हेड 100 वर्ग फुट की जो डिस्टेंस है उसको क्या करता है, अपने चारों ओर कवर करता है। जैसे यहां पर फायर स्प्रिंकलर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये फायर स्प्रिंकलर हेड जो है ये 100 वर्ग फुट तक का क्षेत्र कवर करेगा, ठीक है, ये मान लीजिएगा इतना, तो यहां तक कवर करेगा, ये 100 वर्ग फीट है सामान्य तौर पर बात पूछे तो इसमें एरो लगा के पहला लिखो। तीसरा जो फैक्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम की आपस में दूरी, इसमें पहला डैश लगा के लिखेंगे कि सामान्य तौर पर एक हेड, सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर एक हेड 100 वर्ग फुट, 100 वर्ग फुट की दूरी क्या करता है, कवर करता है। 100 वर्ग फुट की जो दूरी है, या क्षेत्र लिख दो इसको, 100 वर्ग फुट का क्षेत्र, का क्षेत्र कवर करता है, 100 वर्ग फुट का क्षेत्र कवर करता है। क्लियर? तो स्प्रिंकलर सिस्टम कि आपस में दूरी के विषय में पहला फैक्ट हमने क्या देखा, पहला फैक्ट हमने देखा दोस्तों कि सामान्य तौर पर एक हेड 100 वर्ग फुट का क्षेत्र क्या करता है, कवर करता है। दूसरी बात यहां पर जहां अधिक खतरे वाले होते हैं, जहां पर क्या होते हैं, अधिक खतरे वाले स्थान होते हैं, वहां पर एक हेड जो है वो 64 वर्ग फुट का क्षेत्र ही कवर करता है। 64 वर्ग फुट का क्षेत्र कवर करेगा, इसका मतलब क्या होगा, स्प्रिंकलर ज्यादा लगाए जाएंगे। एक बात बताइए, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग में कम खतरे वाले पदार्थ हैं जिनमें आग लगने की संभावना थोड़ी कम है, तो वहां पर क्या करते हैं, जैसे एक स्प्रिंकलर यहां लगाया और एक स्प्रिंकलर यहां लगा दिया, मान लीजिएगा ये पूरी यहां से लेकर यहां तक 200 वर्ग फुट का स्पेस है। कितना स्पेस है, 200 वर्ग फुट का स्थान है। तो एक स्प्रिंकलर हेड 100 वर्ग फुट कवर कर रहा है, और ये दूसरा ये भी क्या करेगा, 100 वर्ग फुट कवर करेगा। ये लो पूरे को कवर कर लिया, दोनों ने पूरे को कवर कर लिया। लेकिन यहां पर क्या होता दोस्तों, अगर ये जो स्थान है इसमें अधिक ज्वलनशील या अधिक खतरे वाली अगर जगह है, जैसे आटे की मिल है, पिक्चर बनाने वाले स्थान है, तो अगर ऐसा स्थान होता जहां आग का खतरा ज्यादा होता है, ठीक है, नुकसान ज्यादा होता है, तो वहां पर हम जो स्प्रिंकलर हेड लगाएंगे वो ऐसे लगाएंगे जो कि 64 वर्ग फुट के क्षेत्र को क्या करेंगे, कवर करते हैं। कितने को, 64 वर्ग को। अब 64 को करते हैं तो कम से कम कितने लगेंगे इसमें, 4, कम से कम कितने लगाने होते हैं, मिनिमम मान लीजिए थोड़ा सा एरिया और बढ़ जाता तो 4 हो ही जाते ना। अब देखो ये करेगा 64 वर्ग फीट, तो अब यहां पर क्या होगा कि ज्यादा मात्रा होगी पानी की, क्योंकि स्प्रिंकलर ज्यादा हो गए, स्प्रिंकलर ज्यादा हो गए तो पानी भी ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा तो आग पर काबू भी जल्दी पाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अधिक खतरे वाले स्थानों पर, अधिक खतरे वाले स्थानों पर एक हेड का मतलब हो गया एक स्प्रिंकलर, एक हेड 64 वर्ग फुट का क्षेत्र, 64 वर्ग फुट का क्षेत्र, 64 वर्ग फुट का क्षेत्र कवर करता है। 64 वर्ग फुट का क्षेत्र क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। मीटर में कितना होगा, ओके, मीटर में तो आप बदल लो इसको, मीटर में तो चेंज कर लीजिएगा, नोट कीजिए। वर्ग मीटर में आप फीट की बात करें,
100 वर्ग मीटर, वर्ग फुट, वर्ग फुट को मीटर में बदलोगे तो मीटर जो है वो 1076.39 हो जाएगा। 1076.39 है ना 100 के लिए, 1076.39 मीटर ये हो जाएगा। 100 वर्ग फुट 1076.39 मीटर हो जाएगा। ये तो कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है। उसमें कन्वर्ट वाले मैं आपको एक क्लास अलग से ही बता दूंगा किसको किस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऑनलाइन मिलेगी वो, है ना अंकित, मेरे नंबर पे ऑनलाइन मिलेगी। चलिए व्हाट्सअप कर देना उसके लिए, आपको वैसे सूचना भी आएगी आज क्लास के हिसाब से, तो बता दूंगा मैं। तो स्प्रिंकलर सिस्टम की आपस में दूरी की बात कर ली अपन ने। सामान्य तौर पर एक ऐड 100 वर्ग फुट का क्षेत्र कवर करेगा और खतरे वाले स्थानों पर 64 वर्ग फुट का क्षेत्र कवर करेगा, ठीक है। ओके, वेट पद्धति में अधिकतम 1250 जो है वो हेड हो सकते हैं और वैकल्पिक में 700। तो वेट पद्धति में मैक्सिमम जो है वो हेड यूज करते हैं। बाकी आपको ये दोनों बातें याद रखनी है कि कितना क्षेत्र कवर करता है, तो 100 वर्ग फुट, और ज्यादा खतरे वाले स्थानों पर एक ऐड के द्वारा 64 वर्ग फुट का क्षेत्र क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। स्प्रिंकलर टू स्प्रिंकलर बात करें तो 3 मीटर का मतलब देखो क्या हो गया, 3 मीटर का मतलब हो गया कि 1 मीटर में लगभग 3.3 फीट। आप ये कह सकते हो कि 1 मीटर में 3.3 फीट होते हैं, ऐसे 3.3, ठीक है। तो ये क्या है कि वर्ग फुट है, वर्ग फुट मीटर में होगा, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग वो हैं, मैं भी आपको लिखवा दूंगा, ये भी आपको फैक्ट में मैं प्रवीण लिखवा दूंगा, एक बार आप यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अभी क्या मैंने फैक्ट बताया, तो फैक्ट की चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी होती है। कन्वर्जन वाला किसको किस में कितना होगा वो अपन अभी बात करेंगे आगे, पूरा नहीं हुआ है मैटर, टॉपिक चल रहा है अभी अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप हेडिंग लगाइए स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए पानी का सोर्स, कि जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इसको पानी कहां से प्राप्त होता है, क्या सोर्स है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए, स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए, स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए, स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए पानी का सोर्स, पानी का सोर्स, स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए पानी का सोर्स की बात करते हैं। पानी के सोर्स की बात करते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम को पानी कहां से प्राप्त होता है, तो लिखेंगे कहां कहां से। नंबर 1, पहला जो पानी प्राप्त होता है स्प्रिंकलर वो शहर के वाटर सप्लायर मैन से, शहर के वाटर सप्लायर मैन से। तो शहर का मेन वाटर सप्लायर होता है। देखो मेन वाटर सप्लायर क्या होता है, जैसे ये शहर आपका और इस शहर में ये इमारतें बनी हुई है, भवन बनी हुई है, ठीक है, या इंडस्ट्रियल एरिया है तो ये इंडस्ट्रीज बनी हुई है, ये मान लीजिएगा, ओके। और ये है वे रास्ता, ये क्या है भैया, रास्ता है। तो होता क्या है इस शहर का वाटर सप्लायर मैन, यहां से एक मुख्य पाइप होता है शहर का जिसमें जल का प्रवाह रहता है। तो इस जल के प्रवाह को जो आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो भी अथॉरिटी है, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नगर पालिका है, नगर निगम है, या नगर परिषद है, या कोई भी आपकी ग्राम पंचायत है, जो भी अथॉरिटी होती है, जो भी ऑथराइज संस्था होती है, वो क्या करती है शहर के इस मेन सप्लाई में पानी उपलब्ध करवाती है। और यहां से सभी के क्या होते हैं, कनेक्शन होते हैं। सभी भवनों के लिए शहर के इस मेन वाटर सप्लाई से सभी का क्या होता है, इस तरह से पाइप लगा के कनेक्शन दिया हुआ होता है और इससे पानी उपलब्ध हो रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि शहर के वाटर सप्लायर मैन से पानी उपलब्ध हो रहा है। एक तो ये हो सकता है। इसके अलावा दूसरा जो सोर्स है वो भवन की छत पर एलिवेटेड टैंक बनाकर, ग्रेविटी टैंक बनाकर, जो भवन की छत पर अपन टंकियां बनाते हैं, तो दूसरा जो सोर्स है पानी प्राप्त होने का वो है भवनों की छत पे या भवन की छत पे, भवन की छत पर एलिवेटेड
भवन की छत पर एलिवेटेड टैंक बनाकर, ग्रेविटी टैंक, क्या कहते हैं इनको, ग्रेविटी टैंक भी कहते हैं, ग्रेविटी टैंक बनाकर, ठीक है। तो छत के ऊपर, इमारत के ऊपर अपन टैंक बना दें उससे। भवन के नीचे प्रेशर टैंक लगाकर, नीचे प्रेशर टैंक बना ले, टैंक बनाते हैं नीचे, और नीचे टैंक बना के उसमें प्रेशर के लिए हम कोई भी क्या लगा दें, पंप लगा दें, ठीक है। नीचे प्रेशर टैंक लगाकर, प्रेशर टैंक। तीसरा लिखो, भवन के नीचे प्रेशर टैंक लगाकर, प्रेशर टैंक लगाकर। तो भवन के नीचे प्रेशर टैंक लगाकर स्प्रिंकलर सिस्टम को हम पानी उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा नंबर 4, पंप। किसकी सहायता से दोस्तों, पंप की सहायता से, पंप का उपयोग करें, पंप से हम पानी उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा, पंप के अलावा हम हाइड्रोलिक इजेक्टर के द्वारा, हाइड्रोलिक इंजेक्टर पंप, हाइड्रोलिक इंजेक्टर का उपयोग करें, ये भी पंप होते हैं। इसके अलावा हम जल के आपूर्ति के लिए हमें प्राइवेट रिजर्वियर का उपयोग करें, खुद का बनाया हुआ, किसी संस्थान का या किसी इमारत का खुद का बनाया हुआ। अंडरग्राउंड टैंक जो है प्रवीण, वो प्राइवेट रिजर्वियर टैंक में आएगा, ये रहा प्राइवेट रिजर्वियर टैंक। तो खुद के, इमारत के खुद के या किसी संस्था विशेष के बनाए हुए। थैंक यू, धन्यवाद अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, ठीक है। प्राइवेट रिजर्वियर टैंक। और इसके अलावा जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, इनको पानी और कहां से प्राप्त हो सकता है, तो बूस्टिंग द्वारा, शहर के मेन से, ठीक है। किसके द्वारा, बूस्टिंग द्वारा। एक एक के बारे में बताऊंगा अलग अलग से, चिंता ना करें। बूस्टिंग द्वारा, शहर के मेन से, शहर के मेन से, जो मेन सप्लाई है उससे, जैसे ऊपर बात की थी ऐसे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने कहा कि निम्न 7 प्रकार हैं, और इन 7 प्रकार के सोर्स से हम स्प्रिंकलर को क्या कर सकते हैं, हम स्प्रिंकलर को यहां पर पानी प्रदान कर सकते हैं, वाटर प्रदान कर सकते हैं। तो प्रश्न पूछा कि स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए पानी का सोर्स क्या है। स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी आ रहा है भैया, लेकिन आ कहां से रहा है, उसमें इसके सोर्स क्या है। तो इसका एक सोर्स तो हो गया शहर के वाटर सप्लायर मैन से, जो शहर की मुख्य जल लाइन होती है उससे डायरेक्ट ही हम क्या करें, जोड़ दें। एक होता है भवन की छत पर एलिवेटेड टैंक बनाकर, छत के ऊपर टैंक बना दें, ग्रेविटी टैंक बना दें। तीसरा जो है वो भवन के नीचे प्रेशर टैंक बनाकर। चौथा है पंप का उपयोग करके। एक है हाइड्रोलिक इजेक्टर पंप, ये कहां काम आते हैं बताऊंगा अभी, नदी तालाबों से पानी लेने में। एक है प्राइवेट रिजर्वियर टैंक बनाकर, खुद का एक संरक्षित टैंक बना के जिसमें पानी भर के। एक होता है बूस्टिंग के द्वारा शहर के मेन से, किसके द्वारा, बूस्टिंग के द्वारा शहर के मेन से। ये 7 जो माध्यम है, ये 7 माध्यम स्प्रिंकलर को क्या करते हैं दोस्तों, ये 7 माध्यम स्प्रिंकलर को जल प्रदान करने का सोर्स है। अब हम इनके एक एक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1। सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे, शहर के बाहर सप्लायर मैन से, शहर के सप्लायर मैन से, शहर के वाटर सप्लायर मैन से। पहला लिखो, शहर के वाटर सप्लायर मैन से। शहर के वाटर सप्लायर मैन से किस तरह से स्प्रिंकलर को पानी मिलेगा, तो देखिए 2 प्रकार से पानी मिलता है, दबाव और बहाव सही मात्रा में होना चाहिए। 2 प्रकार से पानी प्राप्त, स्प्रिंकलर को शहर के वाटर सप्लायर मैन से 2 प्रकार से पानी प्राप्त होता है। 2 प्रकार से पानी प्राप्त, कौन सा, दबाव और बहाव के आधार पर, दबाव, प्रेशर और फ्लो,
बहाव, दबाव और बहाव के आधार पर यहां पर जो है वो स्प्रिंकलर को शहर के वाटरमैन से पानी प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें वाल्व लगे होते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिस्टम है वहीं पर मैन के साथ अलग से एक स्टॉप वाल्व और एक डुप्लीकेट कनेक्शन वहां पर होता है। तो ध्यान रखना, वाटर सप्लायर मैन के पास वाटर सप्लायर मैन पर एक वाल्व लगा होता है, एक वाल्व लगा होता है। कैसे, देखो, तो जहां से वाटर सप्लायर मेन आ रही है, अभी कहा था ना मैंने, जैसे ये शहर की मुख्य वाटर सप्लायर लाइन है ये, अब यहां से अगर हम इस इमारत में जल ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर सप्लायर मैन पर एक यहाँ पर क्या लगा होता है कि एक वाल्व लगा होता है, ठीक है, जो खोलने बंद करने के काम में आता है। तो ये तो साधारण सी बात हो गई कि जो शहर की मुख्य जल प्रवाह जो लाइन है, इस जल प्रवाह लाइन से क्या कर लिया जाता है, पानी प्राप्त कर लिया जाता है, जो दबाव और बहाव के आधार पर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो है वो है एलिवेटेड टैंक या ग्रेविटी टैंक बनाकर। महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है, जहां से एग्जाम में वास्तव में रियल में प्रश्न बनेगा उसके लिए मैं महत्वपूर्ण शब्द बोलता जाता हूं, तो आप वहां पर इंपोर्टेंट लगा लिया करें। अब इसमें से तो प्रश्न पूछेगा ही क्या, ठीक है, ये तो कोई निम्न में से कौन सा कथन सही है या नहीं है मैं मान लो बीच में डाल दे तो डाल दे, लेकिन अगर डायरेक्ट बिंदु पर ही प्रश्न बनाएगा तो किस तरह से प्रश्न बनाएगा, तो लिखें दूसरा। तो स्प्रिंकलर सिस्टम को पानी के जो सोर्स हैं, पानी के सोर्स के रूप में दूसरा जो सोर्स है वो है एलिवेटेड टैंक या ग्रेविटी टैंक। यही तो था एलिवेटेड टैंक, एलिवेटेड टैंक या ग्रेविटी टैंक, एलिवेटेड टैंक या ग्रेविटी टैंक बनाकर। तो एलिवेटेड या ग्रेविटी टैंक बनाने की बात करते हैं, तो अब यहां से कैसे प्रश्न पूछ सकता है, ये तो एक साधारण सी बात हो गई कि स्प्रिंकलर सिस्टम को पानी के सोर्स के रूप में या पानी उपलब्ध करवाने के लिए एलिवेटेड टैंक या ग्रेविटी टैंक का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं या बनाते हैं। अब इसके बारे में आपको क्या क्या पूछ सकता है कि इसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात लिखिए सामान्यतः, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट लिखो, सामान्यतः ग्रेविटी टैंक, सामान्यतः एलिवेटेड टैंक या ग्रेविटी टैंक की क्षमता, ग्रेविटी टैंक की क्षमता कितनी होनी चाहिए, कि भाई कम से कम इतनी क्षमता तो होनी चाहिए, तभी उसको प्रेशर प्राप्त होगा और उस प्रेशर पर स्प्रिंकलर जो है वो काम करेंगे। 7500 गैलन की क्षमता कम से कम होनी चाहिए। तो सामान्यतः ग्रेविटी टैंक की क्षमता 7500, 7500 गैलन, 7500 गैलन होनी चाहिए, सामान्यतः जनरली कितनी होनी चाहिए, 7500 गैलन जो है वो क्षमता इस एलिवेटेड टैंक की या ग्रेविटी टैंक की होनी चाहिए। अगली बात, अगर मान लीजिए वो आपसे पूछे कि उसकी तली स्प्रिंकलर हेड से कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए, तो लास्ट सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उस स्प्रिंकलर सिस्टम से कम टैंक कितना ऊपर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि स्प्रिंकलर जो आखिरी स्प्रिंकलर, जैसे एक बिल्डिंग है बड़ी, तो ये एक बड़ी बिल्डिंग है जिसमें अलग अलग फ्लोर हैं, 1 2 3 4 5 फ्लोर मान लीजिएगा, तो पांचवें फ्लोर में जो स्प्रिंकलर लगा हुआ है, इस स्प्रिंकलर से इस एलिवेटेड टैंक की जो तली है, ये तल वाला भाग, ये या सीधा कह दो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो इसकी ऊंचाई कम से कम यहां से 15 फीट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 15 फीट। इंपॉर्टेंट बात हो गई कि कम से कम स्प्रिंकलर से 15 फीट ऊपर होनी चाहिए क्या, एलिवेटेड टैंक की नीचे वाली तली, यानी उसका पेंदा। ठीक है, तो लिखो अगली बात। नेक्स्ट, इसी में एरो लगाकर लिखेंगे, इसी में एरो लगा के लिखेंगे कि ग्रेविटी टैंक की तली, ग्रेविटी टैंक की तली स्प्रिंकलर से, ग्रेविटी टैंक की तली
स्प्रिंकलर से कम से कम 15 फीट, कम से कम 15 फीट ऊपर होनी चाहिए, 15 फीट ऊपर होनी चाहिए। अरे तभी तो प्रेशर बनेगा ना, नहीं तो प्रेशर बनेगा नहीं, पानी का दबाव बनेगा नहीं, दबाव नहीं बनेगा तो स्प्रिंकलर वो कार्य नहीं करेगा। वाल्व के क्या काम होते हैं अभी सारा बता रहा हूं, वाल्व के क्या काम होते हैं। हाँ मुकेश, मैक्सिमम होता है वो, ठीक है, मैंने सामान्यतः बताइए आपको कि इतनी तो होनी चाहिए, मैक्सिमम पे तो अभी बात करेंगे, ठीक है। वाल्व के काम भी देखेंगे, अलग अलग प्रकार के वाल्व हैं, कई प्रकार के वाल्व यहाँ पर अभी अपन बात करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम में, सबके बारे में बता रहा हूँ। तो पहले इतना लिखिए, देखिए हम सामान्य से हार्ड की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, सरल से कठिन की ओर चलेंगे तो ज्यादा बेहतरीन होगा समझने में और याद रखने में। अगर मान लीजिएगा ये ऊंचाई 4.6 मीटर है तो 3450 लीटर यहाँ पर होना चाहिए क्षमता, पर ये कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि सामान्यतः आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा। टैंक की कितनी गहराई होनी चाहिए, इसको जानने के लिए इंडिकेटर उसमें लगा होना चाहिए ताकि पानी की मात्रा में पता हो। तो लिखो टैंक की गहराई, टैंक की गहराई एवं पानी की क्षमता की, उसमें कितना पानी है या कितना भर सकते हैं। टैंक की गहराई एवं पानी की क्षमता, पानी की क्षमता को जानने के लिए टैंक में क्या लगे होने चाहिए, तो पानी की क्षमता और उसकी गहराई कितनी है इसको जानने के लिए टैंक पर इंडिकेटर लगे होने चाहिए, को जानने के लिए टैंक पर, ताकि हमें हमेशा ये पता रहे कि पानी इतना है, प्रेशर इतना रहेगा। अगर पानी कम है तो प्रेशर कम रहेगा, तो ऐसी स्थिति में हम पानी की मात्रा और बढ़ा दें उसमें। तो टैंक की गहराई एवं पानी की क्षमता को जानने के लिए टैंक पर इंडिकेटर लगे होने चाहिए। टैंक पर क्या लगे होने चाहिए मित्रों, इंडिकेटर लगे होने चाहिए, इस बात को नोट कीजिएगा। टैंक पर इंडिकेटर लगे होने चाहिए। जो एलिवेटेड टैंक हम भवन के ऊपर बनाते हैं, ग्रेविटी टैंक जो बनाते हैं, इसके अंदर जो पानी है दोस्तों वो पानी होना चाहिए साफ सुथरा। लिखो टैंक में भरा पानी, टैंक में भरा पानी साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अगर साफ नहीं होगा तो स्प्रिंकलर के चौक होने का खतरा रहेगा, कोई कचरा होगा स्प्रिंकलर में जाके फंस गया मान लीजिएगा और काम नहीं किया स्प्रिंकलर ने तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पानी कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। नेक्स्ट, एक टैंक का उपयोग अगर एक से अधिक भवनों के लिए करते हैं, एक टैंक है, भवन एक से ज्यादा है, मान लो पास पास में 1 2 3 भवन बने हुए हैं और एक ही टैंक से हम उन तीनों की सप्लाई दे दें, तो यहां खास बात यह ध्यान रखना है कि अगर एक ही टैंक से अलग अलग भवनों में हम सप्लाई दे रहे हैं तो उनका मालिक एक ही होना चाहिए। मालिक अलग अलग हुए, कभी उसने बंद कर दिया वाल्व तो पंगा हो जाएगा ना, तो ये बात भी लिखो बिल्कुल सेफ्टी में। एक ही टैंक से अलग अलग भवनों में, एक ही टैंक से अलग अलग भवनों में, अलग अलग भवनों में सप्लाई देते हैं, एक ही टैंक से अलग अलग भवनों में इंस्टॉलेशन में सप्लाई करते हैं या सप्लाई देते हैं तो अलग अलग मालिक नहीं होने चाहिए। सप्लाई देते हैं तो अलग अलग मालिक नहीं होने चाहिए, अलग अलग मालिक नहीं होने चाहिए, मालिक नहीं होने चाहिए, एक ही मालिक होना चाहिए भैया, बताया ना मैंने। कोई सा बंद कर देगा तो दूसरे की तो बत्ती गुल हो जाएगी ना, ठीक है। चलिए, तो ये हमने बात की किसके विषय में, ये हमने बात की दोस्तों एलिवेटेड टैंक के विषय में। किसके विषय में, एलिवेटेड टैंक के विषय में बात की। तीसरा जो था वाटर सोर्स, स्प्रिंकलर के लिए वाटर सोर्स में तीसरा जो सोर्स है, तीसरे सोर्स की हम चर्चा करते हैं और तीसरा सोर्स है टैंक। क्या है, टैंक, प्रेशर टैंक। तो चलिए प्रेशर टैंक की बात करते हैं। प्रेशर टैंक के द्वारा भी स्प्रिंकलर को क्या करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं। नंबर 3,
तो स्प्रिंकलर को जो पानी मिलेगा वो कहां कहां से मिलेगा, तो उसमें तीसरा हम बात करें प्रेशर टैंक, प्रेशर टैंक की बात करें। प्रेशर टैंक, प्रेशर टैंक की बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है प्रेशर टैंक के बारे में कि प्रेशर टैंक बना किसका होता है। तो दोस्तों प्रेशर टैंक जो है वो स्टील का बना होता है। तो पहली बात लिखो, यह टैंक, प्रेशर टैंक के बारे में लिख रहा हूं, यह टैंक स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? स्टील का बना होता है, बना होता है। यह टैंक किसका बना होता है? स्टील का बना होता है प्यारे साथियों। आकार इसका सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर के जैसा होता है। तो लिखो आकार, इसका आकार, इसका आकार सिलेंडर के जैसा, गोल है ना, सिलेंडर के जैसा होता है। आकार इसका सिलेंडर के जैसा होता है। किसका? प्रेशर टैंक का आकार सिलेंडर के जैसा होता है। आधा इसको पानी से भरते हैं और आधा इसको हवा के प्रेशर से भरा जाता है, यानी हवा भरी होती है तो हवा का उसमें प्रेशर होता है, ये समझ लीजिए। लिखो इसे या इसको आधा पानी से, इसको आधा पानी से भरा जाता है, आधा पानी से भरा जाता है तथा आधा हवा के प्रेशर से, हवा के प्रेशर से। तो आधे को तो पानी से भरते हैं, आधा जो खाली होता है उसमें हवा का प्रेशर होता है। क्या होता है उसमें? हवा का प्रेशर होता है, ध्यान रखना। और इस टैंक की क्षमता पूछे कि जो प्रेशर टैंक है जो कि स्टील का बना हुआ है, जिसका आकार सिलेंडर के जैसा है, जिसका आधा भाग पानी से भरा हुआ है, जिसके आधे भाग में वायु का प्रेशर है, इस प्रेशर टैंक की क्षमता पूछे तो 3333 गैलन। कितनी है? 3333 गैलन। लिखो इसकी क्षमता, इसकी क्षमता, इसकी क्षमता 3333 गैलन, 3333 गैलन होती है। क्षमता कितनी होती है? 3300, क्षमता जो है दोस्तों वो होती है 3333 गैलन। ठीक है। अब इसके अंदर जो हवा भरी होती है ये 15 पाउंड तक के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भरी होती है। ठीक है। बाकी आपको जो ध्यान रखने वाली बातें, ये तीनों बातें याद रखनी है कि स्प्रिंकलर को वाटर सोर्स के रूप में प्रेशर टैंक का उपयोग करते हैं, जो स्टील का बना होता है, सिलेंडर के जैसा होता है, आधा पानी से भरा होता है, आधा हवा के प्रेशर से, और इसकी क्षमता 3333 गैलन होती है। नोट करिए। अब यहां पर अगर आपको बात ये पूछ ले कि इसमें जो हवा भरते हैं ये क्या करती है, तो हवा का जो दबाव है दोस्तों, क्या है? हवा का जो दबाव है इसमें, इसकी हम बात करें, हवा के दबाव की बात करें तो हवा का दबाव सबसे ऊंचे स्प्रिंकलर, लिखो हवा का दबाव, हवा का दबाव सबसे ऊंचे स्प्रिंकलर, सबसे ऊंचे, सबसे ऊंचे स्प्रिंकलर जो इस टैंक में हवा का दबाव होता है, ये हवा का दबाव दोस्तों सबसे जो ऊंचा स्प्रिंकलर होता है, इस सबसे ऊंचे स्प्रिंकलर के लेवल को 15 पाउंड के प्रेशर तक मेंटेन करता है। सबसे ऊंचे स्प्रिंकलर के लेवल को 15 पाउंड, 15 पाउंड तक क्या करता है? मेंटेन करता है। 15 पाउंड के प्रेशर तक, प्रेशर तक मेंटेन करता है। ठीक है। अब तो मैं आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा हूंगा। दोनों में आएगा पेपर आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आएगा, तो दोनों आपको वहां पे मिलेंगी। ठीक है। और मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ इंग्लिश भी उपयोग में लूं। तो एयर प्रेशर, यहाँ पे एयर प्रेशर सबसे ऊंचे स्प्रिंकलर, यानी सबसे ऊपर वाली फ्लोर में जो स्प्रिंकलर लगा हुआ है उसके लेवल को 15 पाउंड के प्रेशर तक मेंटेन करता है। ठीक है। यस। अब बात करते हैं नंबर 4,
पंप स्वयं चलित पंप। नंबर 4 क्या है? पंप स्वयं चलित पंप या स्वचालित पंप। देखो यहां पर नंबर 4 पे अपन ने लिखा था, ये रहा पंप। तो अब बात करते हैं नंबर 4 की, पंप या स्वचालित पंप। पंप या स्वचालित पंपों की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? पानी का सप्लाई लिमिटेड दाब पर प्राप्त होता है। क्या होता है? लिमिटेड दाब पर प्राप्त होता है। इनसे लिखो, इनसे पानी की सप्लाई, इनसे पानी की सप्लाई लिमिटेड, पानी की सप्लाई लिमिटेड दाब पर, लिमिटेड प्रेशर पर, लिमिटेड प्रेशर पर प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ठीक है ना, पानी की सप्लाई क्या होती है? लिमिटेड प्रेशर पर प्राप्त होती है। किनसे? पंप की सहायता से। अब यहां होता क्या है कि जो हमने इंस्टॉलेशन कर रखा है, जो हमने उपकरण लगा रखे हैं, वहां तक पानी भेजने के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो ये बात लिखने की जरूरत नहीं, हमें अंडरस्टूड है, पता है कि पंप का उपयोग जो है वो इंस्टॉलेशन तक पानी भेजने के लिए किया जाता है। ओके, अब कब उपयोग करते हैं? तो पानी जब कैनाल के माध्यम से, किसी नदी से या किसी तालाब से पानी को अगर हमें इंस्टॉलेशन तक पहुंचाना है, तब इनका उपयोग किया जाता है। तो लिखो, इनका उपयोग यानी पंप का उपयोग, इनका उपयोग कैनाल, कैनाल, नदी या तालाब, या तालाब आदि से, या तालाब आदि से पानी को, आदि से पानी को इंस्टॉलेशन तक, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का मतलब हो गया जहां पर उपकरण लगे हुए हैं अपने, वहां तक। तो पानी को इंस्टॉलेशन तक पहुंचाने के लिए, इंस्टॉलेशन तक पहुंचाने के लिए, पहुंचाने के लिए पंप का उपयोग किया जाता है। पंप का उपयोग किया जाता है, पंप का उपयोग किया जाता है, पंप का उपयोग किया जाता है। बात क्लियर? ओके, ध्यान रहे दोस्तों, ये आवश्यकता अनुसार जो है वो पानी को, पानी की उपलब्धता करवाते हैं, लेकिन आग को बुझाने के लिए कम से कम 1 लाख गैलन पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो नोट लगा के लिख सकते हो, आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए लगभग 1 लाख गैलन, 1 लाख गैलन पानी की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो प्रेशर भी तो डिपेंड करता है ना, एक लिमिटेड प्रेशर जो है वो कितना प्रेशर होगा। चलिए, तो ये हमने पंप की बात कर ली कि बस आप तो इतना याद रखो, कैनाल, नदी, तालाब आदि से अगर पानी को इंस्टॉलेशन तक पहुंचाना है तो हम किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, एक होता है हाइड्रोलिक इजेक्टर पंप, नंबर 5 हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक इजेक्टर पंप। हाइड्रोलिक इजेक्टर पंप जो होता है दोस्तों, एक वैकल्पिक पंप होता है। सामान्यतः मुख्य पंप लगा होता है, ऑटोमेटिक स्वचालित पंप लगा होता है, लेकिन इजेक्टर की बात करें, इजेक्टर पंप की बात करें तो ये एक वैकल्पिक पंप होता है। ठीक है, बस एक ही लाइन लिख दो इसके सामने, यह विकल्प के रूप में होता है, यह एक वैकल्पिक पंप होता है, वैकल्पिक पंप होता है। यह क्या होता है? यह एक वैकल्पिक पंप होता है। नेक्स्ट नंबर 6 एलिवेटेड प्राइवेट रिजर्वियर, जिसके भी अपन ने बात की थी। एलिवेटेड प्राइवेट रिजर्वियर, एलिवेटेड, एलिवेटेड प्राइवेट, एलिवेटेड प्राइवेट रिजर्वियर। एलिवेटेड प्राइवेट रिजर्वियर की हम बात करें तो ये क्या होता है? ये प्राइवेट रिजर्वियर टैंक होते हैं जिनमें पानी लगभग कितना होता है? 2 लाख गैलन होता है। ठीक है, असीमित पानी का स्रोत जो है वो इनको माना जाता है। ये भवन, इमारत, बिल्डिंग के द्वारा खुद के लिए बनाए जाते हैं,
ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा मेन लाइन बिछी है उससे जोड़ लो, ये प्राइवेट होते हैं, खुद के द्वारा निर्मित होते हैं। तो लिखो सामान्यतः प्राइवेट रिजर्वियर टैंक में या इनमें, सीधा लिख दो, इनमें पानी की क्षमता, इनमें पानी की क्षमता 2 लाख गैलन, 2 लाख गैलन होती है, 2 लाख गैलन होती है। और आवश्यकता के अनुसार अधिक भी हो सकती है। ध्यान रखना सामान्यतः जब भी हम प्राइवेट रिजर्वियर की बात करते हैं तो इसके अंदर विकल्पी क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं बेटा, ऑप्शनल होते हैं। जो मेन पंप जब काम नहीं करे तो उसके स्थान पर हम उपयोग में ले सकें, वो होते हैं ऑप्शनल पंप। ठीक है, वैकल्पिक का मतलब हो गया ऑप्शनल। तो इनमें पानी की क्षमता 2 लाख गैलन होती है। ठीक है, और परिस्थितियों के हिसाब से इनकी जो क्षमता है वो कम या ज्यादा भी हो सकती है। इसको असीमित पानी का स्रोत माना जाता है। लिखो इसे असीमित, जिसकी लिमिटेड नहीं है, नो लिमिट, असीमित पानी के स्रोत, सोर्स, अनलिमिटेड वाटर सोर्स माना जाता है। इसे असीमित पानी के स्रोत माना जाता है। बोले तो अनलिमिटेड वाटर स्रोत, सोर्स, अनलिमिटेड वाटर सोर्स। उसी हिसाब से गए अनलिमिटेड वाटर सोर्स कौन है, तो अनलिमिटेड वाटर सोर्स के रूप में एलिवेटेड प्राइवेट रिजर्वियर होते हैं। और एक होता है शहर के मेन से या बूस्टिंग द्वारा, लिखा था अपन ने बूस्टिंग द्वारा, बूस्टिंग द्वारा, बूस्टिंग द्वारा शहर के मेन से, शहर के मेन से, मेन मतलब जो मेन वाटर सप्लाई है उससे, शहर के मेन से। वाटर अथॉरिटी के द्वारा आज्ञा प्राप्त पंप के द्वारा ये हमें प्राप्त होता है। अधिक से अधिक पंप की मदद से पानी प्राप्त किया जा सकता है। सीधी सी बात है कि शहर में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद कोई भी है, तो जो अथॉरिटी है शहर की, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, आज्ञा प्राप्त करके यहां से पंप से पानी लेते हैं। यहां से पानी शहर की अथॉरिटी से, शहर की अथॉरिटी से, अथॉरिटी से आज्ञा प्राप्त कर, आज्ञा प्राप्त कर यहां से पानी शहर की अथॉरिटी से आज्ञा प्राप्त करते हैं। ठीक है, पंप लगाकर अधिक से अधिक पानी क्या कर सकते हैं, यहां से हम ले सकते हैं। पंप लगाकर अधिक से अधिक पानी क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम ले सकते हैं। और अब बात आती है आखिरी बात ये आती है कि जब स्प्रिंकलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम को जब हम लगाते हैं, तो स्प्रिंकलर सिस्टम को इंस्टॉल करने में कौन कौन से वाल्व प्रयोग किए जाते हैं, जो अभी आपने पूछा था। ठीक है, तो कौन कौन से वाल्व हैं जो स्प्रिंकलर सिस्टम को इंस्टॉल करते समय, लगाते समय उपयोग में लिए जाते हैं। तो आखिरी हेडिंग लगाएंगे यूनिट की, लिखो स्प्रिंकलर संस्थापन में प्रयोग किए जाने वाले वाल्व। स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन में, संस्थापन यानी इंस्टॉलेशन, स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन में यूज किए जाने वाले वाल्व, यूज किए जाने वाले वाल्व। तो जब हम स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन करते हैं तो स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन में कौन कौन से वाल्व यूज किए जाते हैं, तो नंबर 1 लिखेंगे यहां पर, सबसे पहला स्टॉप वाल्व। क्या हो गया, स्टॉप वाल्व, स्टॉप वाल्व, एक तो हो गया स्टॉप वाल्व। एक जो उपयोग करते हैं स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन के दौरान वो है नॉन रिटर्न वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, यानी पानी को एक साइड जाने देता है, वापस पीछे नहीं आने देता। सबके एक एक के बारे में डिटेल पे बात करेंगे, पहले इनके नाम लिख लीजिएगा। नंबर 3 मुख्य स्टॉप वाल्व, मेन स्टॉप वाल्व, मुख्य स्टॉप वाल्व, मेन स्टॉप वाल्व। एक जो वाल्व होता है दोस्तों वो है अपना चेक वाल्व या एल्वा वाल्व, चेक वाल्व या
एल्वा वाल्व, चेक वाल्व या एल्वा वाल्व। और एक जो है नंबर 5 अलार्म टेस्ट वाल्व, क्या है? अलार्म टेस्ट वाल्व, अलार्म टेस्ट वाल्व। नंबर 6 जो वाल्व उपयोग किया जाता है वो है डिफरेंशियल वाल्व। कौन सा है? डिफरेंशियल वाल्व, डिफरेंशियल वाल्व। नंबर 7 की हम बात करें अगला, तो ड्रेन वाल्व। कौन सा है? ड्रेन वाल्व, ड्रेन वाल्व, ड्रेन वाल्व। और नेक्स्ट जो वाल्व है वो है अलार्म टेस्ट वाल्व। क्या है? अलार्म टेस्ट वाल्व। ये सारे के सारे जो वाल्व हैं दोस्तों, ये क्या किए जाते हैं? हाँ ओके, तो ये जो सारे के सारे वाल्व हैं दोस्तों, ये स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन में उपयोग किए जाते हैं। तो हमारी जो यूनिट है उसका आखिरी बिंदु, ये जो सेकंड यूनिट है इसका आखिरी बिंदु यही है, स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन में यूज किए जाने वाले वाल्व। एक एक वाल्व के विषय में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। लेकिन ये चर्चा हम करेंगे अगले क्लास में, और अगली क्लास या तो लाइव और या फिर रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी जस्ट इससे आगे वाली। कोशिश करूंगा कि आज ही के दिन में अगली आपकी एक लाइव क्लास का सेशन और कर दूं, जिससे आज अपनी ये यूनिट कंप्लीट हो जाए। और इवनिंग में आप लोगों के लिए जो है वो प्रश्नोत्तरी करवाने की कोशिश करूंगा, आज से आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको अगली क्लास में देखते हैं आज ही। ठीक है, कभी अगर मैं कोई क्लास समय अभाव के कारण रिकॉर्ड करके तो रिकॉर्ड करूंगा, वो जस्ट इससे आगे वाला ही रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊंगा और नोटिफाई कर दूंगा, ताकि आपके ऐप में आप लोगों को नोटिस मिल जाएगा तुरंत ही। ठीक है, तो कोशिश करूंगा लाइव करने की, अन्यथा रिकॉर्ड करके आप लोगों को पहुंचेगी। तो आज के दिन में जो है अपन इस यूनिट को क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी साथियों से विदा लेना चाहता हूं। और लाइटिंग का भी आप देख रहे हैं कि सारा प्रॉपर हो चुका है, तो अब आपको आगे कोई समस्या आनी नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग मिल जाएगी अब आपको। ठीक है, धन्यवाद।